मैंने कोरिया में फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था और मैं रिजेक्ट हो गई थी। उसका रीज़न ये था कि मुझे अपोस्टल के बारे में पता ही नहीं था और मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो गए थे क्योंकि उसमें अपोस्टल स्टैम्प भी थी। अपोस्टल स्टैम्प बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लो, उनमें अपोस्टल करवाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस वाइज सेट करो और अच्छे से पैक करके फिर उनको सबमिट करो क्योंकि कोरिया जाने में भी टाइम लगता है। Welcome back to my channel. It's your girl Nandini and it's been a long time since I filmed any video. I'm sorry. मैं क्या करूँ, मैं सॉरी बोलती हूँ फिर मैं फिर से कुछ टाइम के लिए गायब हो जाती हूँ। हमेशा कुछ ऐसा होता ही है। मेरी लाइफ कुछ ज़्यादा ही हैपनिंग है इस साल। लाइफ में कोई एक परमानेंट रूटीन नहीं है जिस वजह से मैं कुछ भी कभी भी एक फिक्स टाइम पे कोई काम नहीं कर पाती, जैसे कि शूटिंग। तो चलो अब बात करते हैं वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में, जो कि है स्टडी इन कोरिया Q&A वीडियो पार्ट 2। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है Q&A के ऊपर और मैं हमेशा अपने व्लॉग्स के अंदर भी किसी ना किसी क्वेश्चन का आंसर करती हूँ ताकि मैं सबको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। आप मेरी और भी वीडियोस चेक कर सकते हो अगर आपको कोरिया के ऊपर और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। मुझे डेली बेसिस में इंस्टाग्राम में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं स्टडी इन कोरिया के बारे में। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते इंस्टाग्राम में तो गो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। माई हैंडल इज nandini_kukriti। नाउ लेट्स कम बैक टू द मेन टॉपिक। मैंने अपने पास लैपटॉप रखा हुआ है, मैंने इसमें आपके सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। कुछ क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो मैं उनको आंसर करूंगी आज, और एक क्वेश्चन से आपके एक्चुअली बहुत सारे आंसर्स निकल जाएंगे, तो आप वीडियो को अच्छे से देखना। एंड नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्या एकेडमिक स्कोर्स एक्चुअली मैटर करते हैं जब आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो? हाँ करते हैं। चाहे आप इंडिया में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप कोरिया में अप्लाई कर रहे हो, हर जगह करेंगे आपके मार्क्स। लेकिन क्या सिर्फ मार्क्स ही मैटर करते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली ना यूनिवर्सिटी वालों को एक फुल पैकेज बच्चा चाहिए होता है जो कि पढ़ाई में भी बहुत अच्छा हो, एक्टिविटीज़ में भी बहुत अच्छा हो। अगर वो कॉम्पिटिशन से पार्ट लेता है, वो जीतता है नहीं जीतता है, कोई सर्टिफाइड कोर्स है, कोई बहुत अच्छा टैलेंट है या कुछ बहुत अच्छी स्किल्स हैं, तो वो बेसिकली देखता है कि ये बच्चा क्या हर चीज़ में कर सकता है, क्योंकि उनको एक फुल पैकेज बच्चा चाहिए। एक और चीज़ आती है जो होती है स्कॉलरशिप। यूजुअली स्कॉलरशिप में ना हमेशा ऐसा होता ही है, मिनिमम 80% मांगते ही मांगते हैं, उसके बाद आपको स्कॉलरशिप मिलना स्टार्ट होता है। जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स होंगे उतनी ज़्यादा आपको स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस होते हैं। चाहे वो यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप हो चाहे नॉर्मल स्कॉलरशिप हो, वो हमेशा कहीं ना कहीं मिनिमम आपका 80% होगा ही होगा। सपोज आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं लेकिन आपके 80% नहीं है, अगर आपके लाइक 78 या 79% भी हैं, तो भी मैं कहूँगी अगर ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हो रहा है तो अप्लाई कर दो। और साथ में अपने CV में वो सब डालो जो आपने आज तक अचीव किया है, जैसे कि अच्छे कॉम्पिटिशन्स के सर्टिफिकेट, या फिर अगर आपने कोई सर्टिफाइड कोर्स किया है, या फिर कोई स्किल, कोई टैलेंट या हॉबी जो भी आपके अंदर, ताकि आपका रेज्यूमे बहुत लाइक भारी रेज्यूमे दिखे। बस याद रखना आपको अपने रेज्यूमे बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है। उनको एक अच्छा खासा बच्चा चाहिए जो पढ़ाई में भी अच्छा हो और बाकी सारी चीज़ों में भी अच्छा हो। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें फुलफिल करते हो तो बहुत चांसेस हैं कि आपका एडमिशन हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉमर्स साइंस ह्यूमैनिटीज कोरिया में हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं? आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। आज आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, ऐसे सब्जेक्ट्स छोड़ के जो कि बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे अगर आप संस्कृत पढ़ने कोरिया गए, कोई सेंस नहीं बनता है ना। लॉ की कुछ फील्ड जो बहुत सब्जेक्टिव है, या मेडिकल फील्ड, ये बहुत सब्जेक्टिव कोर्सेज हैं। मैं इसमें तो आपको सजेस्ट नहीं करूंगी। हो सकता है या तो आपको उस कंट्री में ही इतनी ज़्यादा नॉलेज ना मिले, या वापस जब आप अपनी कंट्री में होगा तब आप उसका खास कुछ यूज़ ना कर पाओ। बाकी उसके अलावा नॉर्मल जितने भी कोर्सेज होते हैं, बीटेक हो या कोई भी बैचलर कोर्सेज हो, आप कर सकते हो कोरिया में। बस आपको ये देखना है कि उस डिग्री की वैल्यू आपकी कंट्री में है भी या नहीं। क्योंकि जैसे मेडिकल का मैंने पूरा आपको सीन बता ही रखा है, मैंने पूरे एक वीडियो बना रखा है, जाके उसको देख लेना अगर आपने नहीं देखा, अगर आप मेडिकल में इंटरेस्टेड हो। अगर वैसा सिचुएशन है तो भी उसी एडवाइस को फॉलो करना जो मैंने आपको उस वीडियो में बताई थी। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। एक सजेशन दूंगी, जो आपको सब्जेक्ट अच्छा लगता है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आपको लगता है आप कर सकते हो, वो ही सब्जेक्ट करना। क्योंकि दूसरी कंट्री में पढ़ना ही बहुत बड़ी बात होती है, और साथ में जब वो एक ऐसी कंट्री हो जो कि मोस्ट प्रोबेबली आपको इंग्लिश में नहीं पढ़ाएगी, कोरियन में पढ़ाएगी, तो प्लीज़ बस यही सजेस्ट करूँगी कुछ ऐसा पढ़ना जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जो आपको पसंद हो, जो आपको जेन्युइनली आगे जाके पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या हमें अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स देने की ही ज़रूरत है? अगर डॉक्यूमेंट में अपोस्टाइल स्टैम्प ना हो तो क्या आपके डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट किए जाएंगे? नहीं। अगर आप इंडिया के बाहर कहीं पे भी जाओगे ना, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में आपको अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट्स ही देने पड़ेंगे। अपोस्टाइल होता क्या है? अपोस्टाइल होता है जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, हमारी इंडियन गवर्नमेंट, वो हमारे कुछ मेजर डॉक्यूमेंट्स जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, एफिडेविट, आपके डिप्लोमा, डिग्री, ऐसे सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करती है और उसमें स्टैंप लगाती है कि अब ये डॉक्यूमेंट्स इंडिया के बाहर भी लीगल माने जाएंगे, ऑथेंटिक माने जाएंगे। इंडिया में तो पता लग जाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है, कौन से फेक हैं, लेकिन जब आप बाहर जाते हो उनको कैसे पता लगेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो
सच में ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है या बस आपने कुछ भी फेक बना दिया और एक स्टैंप लगा दिया। तो उसके लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उसमें एक स्टैंप लगाती है जिससे पता लगता है कि ये डॉक्यूमेंट इंडिया की गवर्नमेंट से वेरीफाई किया गया है, ये ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है और हम इसे ट्रस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जब आप कोरिया में अप्लाई करते हो, जब आप जीके स्कॉलरशिप के थ्रू अप्लाई करोगे, किसी भी कंपनी में, किसी भी कंट्री में, किसी भी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे तो आपको अपोस्टाइल लगवाना ही लगवाना पड़ेगा। और साथ में अब ऐसा भी हो चुका है कि मियाँ ने, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डायरेक्ट डीलिंग पब्लिक के साथ बंद कर दी है, तो आपको किसी एजेंसी के थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा तो ही जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपोस्टाइल करा पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या जीकेएस या कोई भी और स्कॉलरशिप के लिए हमें अपोस्टाइल डॉक्यूमेंट जरूरी है? हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपोस्टाइल नहीं होते हैं, मेजर डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल होते हैं, तो वो सारे आप अपोस्टाइल करवा सकते हैं। जीकेएस के लिए एक स्पेशल गाइडलाइन आई है कि आपको अपोस्टाइल ही करवाने पड़ेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स, नोटरी नहीं होगी। पहले नोटरी भी अलाउड थी, अपोस्टाइल भी अलाउड था, आप दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हो, लेकिन अब सिर्फ अपोस्टाइल होता है और नोटरी नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि अपोस्टाइल हम कैसे करवा सकते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स अपोस्टाइल करवाए थे जब मैं एसएनयू के लिए अप्लाई कर रही थी, और एजेंसी के थ्रू ही करवाए थे क्योंकि मेरा काम ज़्यादा इजी हो गया था उस वक्त, और क्योंकि आप एजेंसी के थ्रू ही आप अप्लाई कर सकते हो जितना मुझे पता है, तो मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एजेंसी के थ्रू अप्लाई करो। पर्सनली मैं आपकी एक हेल्प बहुत अच्छे से कर सकती हूँ जिससे आपका काम बहुत आराम से ईजी हो जाएगा, और जो इतना मुश्किल काम होता है ना सारे डॉक्यूमेंट्स को लेना, कौन से अपोस्टाइल करवाने हैं कौन से नहीं, कैसे कैसे काम होगा, इन सबको, इस प्रोसेस को बहुत इजी बना देना, उसके लिए मैं आपको एक सर्विस, एक एजेंसी ज़रूर रिकमेंड कर सकती हूँ, और वो है एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विस। ये एक अपोस्टाइल एजेंसी है जो आपके काम को 70% आपका काम बिल्कुल इजी कर देगी। यहाँ पे आपके एम्बेसी अटेस्टेशन होता है, सर्टिफिकेट अटेस्टेशन होता है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन भी होता है, और लैंग्वेज ट्रांसलेशन आप किसी से भी नहीं करवा सकते। लैंग्वेज ट्रांसलेशन आपको एक प्रॉपर एजेंसी से ही करवाना पड़ता है क्योंकि एक ऑथेंटिक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। इस एजेंसी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको प्रॉपर पेमेंट इनवॉइस मिलता है, मतलब वो आपके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं करेंगे। फास्ट और रिलायबल सर्विस आपको मिलती है, आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विसेज को पता है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट एक्चुअली अपोस्टाइल करवाने हैं। आप जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको उस कंट्री के अकॉर्डिंग सर्विसेज देंगे, जो कि बहुत बेस्ट बात है। आपका काम बहुत आराम से इजी हो जाएगा। ऑथेंटिक सर्टिफिकेट आपको मिलता है और बहुत फास्ट मिलता है। जो काम आपका 1 या 2 महीने में होगा अगर आप खुद कराते हो, तो वो काम आपका मैक्सिमम 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन में आपको मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए जो कि अप्लाई करना चाहते हैं जीकेएस के लिए, क्योंकि अब बिल्कुल जीकेएस की टाइमलाइन स्टार्ट होने वाली है अंडर ग्रेजुएशन की। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अभी से ही अपोस्टाइल करवाओ और अभी से ही अटेस्ट करवाओ अगर आपको कहीं पे जाने के लिए अटेस्ट करवाना है तो, क्योंकि अगर आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की एडमिशन टाइमलाइन देखो ना, वो बहुत छोटी होती है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो जीकेएस भी आपको मुश्किल से 1 महीना देता है। कुछ टाइम बाद जीकेएस अंडर ग्रेजुएट एडमिशन 2024 स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको अभी से अप्लाई कर देना चाहिए। अगर आपको कोई अपना स्पेशल डॉक्यूमेंट बनवाना है, जैसे मैंने बनवाया था, मेरे नेम में प्रॉब्लम आई थी तो मुझे डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ा, और उसमें एक्चुअली मेरे बहुत सारे दिन निकल गए थे, क्योंकि पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है भी या नहीं। वो प्रॉपर जो पूरा प्रोसेस होता है ना सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करने का, मैं कुछ भूल ना जाऊँ, कुछ रह ना जाए, इन सबको देखने का बहुत लंबा होता है। तो अगर आपको अपना कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट बनवाना है तो आप अभी से अपना काम स्टार्ट कर दो, अपोस्टाइल करवाओ, सब कुछ करवाओ, जिससे कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पहले ही वेरीफाई हो जाए, ऑथेंटिक हो जाए। फिर आप आराम से बैठ के देख सकते हो कि आपके एसएफए में कोई गलती तो नहीं हो गई है, कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स अगर आपको देने चाहिए नहीं, तो मैं आपको वही सजेस्ट करूंगी कि अपने मेजर डॉक्यूमेंट्स पहले ही अटेस्ट करके रख लो। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट बनवाना है, नहीं बनवाना है, इसका क्या होगा, इसमें अटेस्टेशन या अपोस्टाइल लगेगा, कौन सी सर्टिफिकेट में कौन सा स्टैंप लगेगा, ये सब आपको कुछ भी जानना है, तो मैं आपको बोलूँगी कि आप इनके कस्टमर केयर, इनके व्हाट्सएप नंबर में इनको इंक्वायरी कर सकते हैं। ये बहुत जल्दी आपको रिप्लाई करते हैं और आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको बहुत जल्दी बहुत आराम से दे देते हैं। जिसमें मुझे सबसे बेस्ट बात लगी, यहाँ पे फ्री पिकअप ऑफ डॉक्यूमेंट्स है, मतलब आपको भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कि आपके घर पे आएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स लेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवाएंगे, पोस्टर करवाएंगे, जो भी करवाना है करवाएंगे, फिर आपको आपके घर पे देके जाएंगे। स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और बेस्ट बात यह है कि अफोर्डेबल भी है। मैं आपको जरूर सजेस्ट करूंगी कि आप एक्सीलेंट अपोस्टाइल सर्विसेज को ट्राई करें, क्योंकि वो आपका काम बहुत ईजी बना देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आपको आइल्स की जरूरत है या आपको टॉपिक ही देना पड़ेगा? देखो, कोरिया में कोरियन ही बोली जाती है, तो मेजरली वहाँ पे टॉपिक ही दिया जाता है। डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सी लैंग्वेज में है। मेजरली तो देखो टॉपिक ही यूज़ किया जाएगा, और हमेशा टॉपिक स्कोर आपको एक अपर हैंड देंगे आपके एडमिशन के टाइम पे। लेकिन अगर आपके पास आइल्स भी हैं तो भी अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं है, अच्छी बात है, क्योंकि मेजर काम वहाँ पे कोरियन से ही होता है। लेकिन आपके पास आइल्स है या अगर आप दे सकते हो आइल्स, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी दे दो, क्योंकि
आइल्स के स्कोर भी मैटर करेंगे अगर आपका कोर्स इंग्लिश में है या फिर यूनिवर्सिटी की साइट में लिखा हुआ है कि आपको आइल्स स्कोर सबमिट करने हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कौन से कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, वो आपसे क्या मांग रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना आइल्स दोगे या टॉपिक दोगे या उनके स्कोर्स, आपको कौन से स्कोर सबमिट करने हैं वो आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम कौन कौन से सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन देखो, वैसे तो मैं सजेस्ट करूंगी कि जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज हो वो ही सबमिट करो, पर अगर आपके सिर्फ पार्टिसिपेशन के भी सर्टिफिकेट हैं वो भी आप दे सकते हो। अगर वो बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें पार्टिसिपेट करना भी मुश्किल है, तो अपने पार्टिसिपेशन का भी सर्टिफिकेट दो। पर बस इतना याद रखना, आपके सारे सर्टिफिकेट्स इंग्लिश या कोरियन में होने चाहिए अगर आप कोरिया में अप्लाई कर रहे हो तो। और अगर आपके पास ऐसे कोई सर्टिफिकेट है जो इंग्लिश में नहीं है, आपकी रीजनल लैंग्वेज में है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप अपने सर्टिफिकेट को ट्रांसलेट करवा लो कोरियन में या इंग्लिश में। और वो आप ऐसे ही किसी से नहीं करवा सकते, उसके लिए भी आपको ऑथेंटिक ट्रांसलेशन की जरूरत पड़ेगी। आप फिर से ईएस को कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया वो लीगल ट्रांसलेशन भी करते हैं। तो आपको प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कोरियन लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में, जो कि आप सबमिट कर सकते हो। 2 पॉइंट्स में जिसमें मैं सबसे ज़्यादा एम्फेसिस दूंगी वो है अपने मार्क्स अच्छे रखो और अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से सबमिट करो, सेट करो, अपोस्टाइल करवाओ, सब कुछ अच्छे से करके दो, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं आपके एडमिशन्स के लिए। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड व्लॉग आने वाला है बहुत जल्दी कोरिया का ही, उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगी, तो यू हैव टू वेट फॉर अ वाइल। अगर आपके पास अभी भी कोई क्वेश्चन है स्टडी इन कोरिया से रिलेटेड तो आप उससे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आपके पास ईएस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढेंगे। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।